अंचल बताइए। शुक्रिया मीर। आज के लिए जो काउंटर है उसका नाम सेटको ऑटो है। देखिए ऑटो कंपोनेंट कंपनी है ये एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स ऑलरेडी Q4 में दे चुकी है और Q1 के नंबर्स आने वाले हैं और वहाँ से भी इस बार एक बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। सो मच तो Q1 में कंपनी का मुनाफा करीब 5 गुना होने का अनुमान है। एक तो लो बेस इम्पैक्ट भी होगा और साथ ही साथ कंपनी की जो बिक्री है वो बढ़ती जा रही है। कंपनी ने हाल ही में एग्री स्पेस में भी एंटर किया है। एग्री कंपोनेंट्स, एग्री इक्विपमेंट्स के लिए क्लच प्लेट्स बनानी शुरू की हैं, तो उसका फायदा भी अब Q1 से आता हुआ दिखेगा कंपनी को। ऑपरेटिंग मार्जिन में भी करीब 2% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। खर्च डेफिनेटली कंपनी का बढ़ रहा है क्योंकि उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन जो रेशियो है उत्पादन के बढ़ने का उसके हिसाब से खर्च अभी भी रिलेटिवली कम है और वो फायदा कहीं ना कहीं मार्जिन फ्रंट पे सेटको ऑटो को आते हुआ दिखेगा। ओवरऑल 8 अगस्त को कंपनी के नतीजे हैं, नतीजों पे नज़र रखिएगा। एक शानदार सेट ऑफ नंबर सेटको ऑटो इस बारी पेश करते हुए दिखेगा और उसी के रनअप में और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस भी देखने को मिल सकती है शेयर प्राइस में। और यही कारण है SPA सिक्योरिटीज़ मानता है आप खरीदारी करके चलिए। 70 रुपये का लक्ष्य आपको मध्यम अवधि में आता हुआ दिखेगा सेटको ऑटो में। अगर आप देखें आज का, आप देखें सुपर शेयर सेटको ऑटो लगभग 52 के स्तर पे डे हाई पे लगभग 4% ऊपर कारोबार कर रहा है। इस बीच सुदीप, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। इस बार अगर सबसे ज़्यादा चौंकाया एक स्पेस ने, ठीक है आपका सीमेंट चला, आपका फार्मा चला, आपका बैंक चले, लेकिन अपने हिस्टोरिकल प्राइस परफॉर्मेंस को अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसी सेक्टर के, टॉकिंग अबाउट पावर स्पेस, इस बार कुछ वाइब्रेंसी नजर आई सुदीप। और ये भले ही 10% चले हो, 20% चले हो, लेकिन मैं अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखूँ ना तो भी पैसा कमाने का इतना स्कोप खुला है कि पूछे मत एज ए इन्वेस्टर। लेकिन आपका इंटरेस्ट है, लुक एट REC, PFC, NTPC, पावर ग्रिड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, क्या मूव दिया है लोगों ने। पावर ग्रिड तो स्पेशली, ये तो पंचवर्षीय योजना जैसा स्टॉक था, चलता ही नहीं था, लेकिन ये भी अपने 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। आपको कुछ नजर आ रहा है सर इसमें कमाने लायक? जी, पावर सेक्टर जो दिक्कतें थी सबको मालूम है। वहाँ पे सरकार पिछले करीब 1-1.5 साल से बहुत ही जोरों से काम कर रहे हैं और दे आर ट्राइंग टू रिमूव द बॉटलनेक्स इन द पावर सेक्टर एंड ब्रिंग इट बैक ऑन ट्रैक। तो इसका थोड़ा नतीजा, जैसे आप जिक्र कर रहे थे, स्टॉक परफॉर्मेंस में देखने को मिल रहा है। उम्मीद ये आ रही है कि आने वाले दिनों में दिस सेक्टर विल स्टार्ट फंक्शनिंग स्मूथली। अगर स्पेसिफिक शेयर्स की बात करें तो वी हैव बीन रीजनेबली बुलिश ऑन NTPC। हम लोगों को लगता है कि जो पावर जनरेशन ट्रांसमिशन क्षेत्र की अगर बात करें तो आई थिंक NTPC इज बेस्ट पोजीशन। इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस बहुत अच्छे हैं और दे आर डेफिनेटली द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पावर इन द कंट्री ऑन एन एवरेज। तो ऑन ए वैल्यूएशन फ्रंट ऑल्सो वैल्यूएशन ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। तो फॉर एन इन्वेस्टर इफ दे वांट टू टेक पोजीशन इन पावर सेक्टर, आई थिंक NTPC इज ए गुड बेट। आपने पावर ग्रिड का जिक्र किया, आई थिंक दिस ऑल्सो इज ए गुड कंपनी एंड बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा था बहुत दिनों से। आई थिंक आने वाले दिनों में अच्छा प्रदर्शन होने की संभावना है। REC अगेन आई थिंक सिमिलर स्टोरी विद पावर सेक्टर प्रॉब्लम्स गेटिंग ओवर, REC विल स्टार्ट डूइंग वेल एंड कंटिन्यू टू रिवार्ड इट्स शेयर होल्डर्स। जी, इस बीच आज भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन करीब 2% ऊपर, कांसाई नेरोलैक है जो कि करीब 2.5% ऊपर है। बैंक ऑफ इंडिया, सेल, नेटको, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। HCL टेक को एक बार रिविजिट कर लेते हैं। आज नंबर्स के बाद अच्छा रुझान। प्रदीप, HCL टेक, टेक महिंद्रा, इस तरह के जो काउंटर्स हैं जहां पर हमने अच्छा रुझान देखा है पोस्ट नंबर्स, और इन IT स्टॉक्स पर क्या सलाह है आपकी? मिहिर, IT सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो उसमें काफ़ी तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है और मोर स्पेसिफिकली अगर IT सेक्टर को मैं कहूँ तो उसमें इंटरनेशनल मार्केट का भी काफ़ी इम्पैक्ट रहता है। बट आई थिंक धीरे धीरे दिस सेक्टर कंसोलिडेशन फेज से चल रहा है। मुझे लगता है इसको लंबे समय में अगर किसी को व्यू लेना है तो IT सेक्टर में जरूर धीरे धीरे निवेश करना चाहिए। ऑल ऑफ ए सडन या इमीडिएटली कोई काफ़ी तेजी देखने को मिलेगी, मुझे ऐसा कम लगता है। पर अगर 1 साल प्लस का अगर कोई व्यू लेके IT सेक्टर में निवेश करना चाहे तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्यों ये एक ऐसा सेक्टर है कि जैसे इकोनॉमी लोकली या इंटरनेशनली जहाँ पे भी इम्प्रूव होती नजर आएगी, आई थिंक ये सेक्टर ठीक करेगा। इस बीच आप देखिए 3257 पे हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो ने अपने 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई को लास्ट मंथ ही क्रिएट किया था। TVS मोटर्स और उसके अगर आप देखें जो ऑल टाइम हाई है उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंशियल है। ये सुदीप जी, हम सब अगर आप देखें 7वें वेतन आयोग का जो पैसा है वो अक्टूबर नवंबर में आएगा, दिवाली से पहले आपका आ जाएगा। वो पैसा
अच्छा मॉनसून, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, इसमें से हमें बेहतरीन पिक क्या लगती है? इस सर्कमस्टेंसेस में अगर आपको एक लेना हो टू व्हीलर स्पेस में एक्सपोजर, तो आप कहाँ लेंगे? सुदीप जी? हाँ, अच्छा, अगर ये तीनों कंपनी में अगर आप देखें तो स्कूटर क्षेत्र में आई थिंक टीवीएस मोटर ने बहुत अच्छा काम किया है और वही स्कूटर क्षेत्र में अच्छा ट्रैक्शन मिलने की संभावना रहेगी। आपने जो फैक्टर्स के जिक्र किए हैं कि पे कमीशन के जो पैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पास आएंगे और जो अच्छा मॉनसून, इसका ज़्यादा असर थोड़ा मिडिल और लोअर इनकम क्षेत्र में देखा जाएगा और स्कूटर क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस की संभावना रहेगी। टीवीएस ने अदरवाइज ऑल्सो अपना बास्केट कंप्लीट किया है बीएमडब्ल्यू के साथ, जो अपर एंड में जो व्हीकल ये लॉन्च कर रहे हैं उसके ज़रिए इसका रेंज कंप्लीट होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत इस कंपनी की थी कि मार्जिन जो था, मार्जिन कम था, तो आई थिंक दे आर वर्किंग हार्ड ऑन इम्प्रूविंग द मार्जिन। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों को लगता है कि सबसे ज़्यादा रिटर्न निवेशक को टीवीएस में मिलने की संभावना रहेगी। तो करंट लेवल पे टीवीएस में निवेश किया जा सकता है। आई अंडरस्टैंड कि अभी ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहा है, पर इसके बावजूद आई थिंक फॉर ए मीडियम टू लॉन्ग टर्म टीवीएस इज़ अ गुड ए बाय। बिल्कुल। चलिए, इस बीच आशीष अंदानी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आशीष, मॉर्निंग टू यू। आपके पिक्स क्या हैं आज, स्पेशली लॉजिस्टिक्स में क्या कर रहे हैं हम? जिस तरह का इस समय प्रॉफिट टेकिंग सारे ही लॉजिस्टिक स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूरा फैक्टर प्ले आउट हो रहा है वो बाय ऑन रूमर्स और सेल ऑन न्यूज़ वाली स्टोरी प्ले आउट हो रही। जब जीएसटी फाइनली डिस्कशन के लिए टेबल हो रहा है तब हम लॉजिस्टिक स्टॉक्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, एंड राइटली सो। जो रनअप हो चुका है, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी तो रहती है, भले ही कितनी भी न्यूज़ आए कि हर पार्टी तैयार है, बट एवरी इन्वेस्टर वांट्स टू टेक सम प्रॉफिट विच इज़ देयर ऑन द टेबल। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच तो है, बट नेवरदिलेस जीएसटी और नो जीएसटी, हम अगर लॉजिस्टिक को जीएसटी को हम हटा दें तो भी लॉजिस्टिक एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फैक्टर है फॉर द ग्रोथ ऑफ द होल इकोनॉमी। जिस तरीके से ई कॉमर्स बढ़ा है, जिस तरीके से एसएमई, जिस तरीके से बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, तो लॉजिस्टिक इज़ अ बैकबोन ऑफ दिस इकोनॉमी। तो मेरे ख्याल से आप अगर जीएसटी को हटा भी दें, जीएसटी फैक्टर को हटा भी दें, तो भी काफ़ी कंपेलिंग वैल्यूज़ पे हैं स्टॉक्स लाइक गति, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। ये ऐसी कंपनीज हैं जिनमें फंड्स का भी थोड़ा इंटरेस्ट रहता है और एक स्पेशलिटी काइंड ऑफ बिजनेस में रहते हैं। स्नोमैन की अगर मैं बात करूं तो स्पेशलिटी कोल्ड चेन बिजनेस में है, जो इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे वैल्यू काफ़ी अच्छी है। तो अगर कोई इन्वेस्टर 1-1.5 साल के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देखता है, तो मेरे ख्याल से ये इन्वेस्टमेंट्स, ये कंपनीज बुरी नहीं है यहाँ पे। तो अगर कोई डिप मिलता है तो ज़रूर बाय करें। जीएसटी पास होता है, दैट विल बी अ एडेड बोनस फॉर दिस कंपनी, एक विंडफॉल मिल सकता है। बट जीएसटी और नो जीएसटी, आई एम क्वाइट पॉजिटिव फंडामेंटली ऑन दीज कंपनीज। तो डिप मिले तो बिल्कुल बाय करना चाहिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सुदीप, चलिए अब 1-2 स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। आप जब भी आते हैं कुछ ना कुछ अगर आप देखें नुस्खा इन्वेस्टमेंट का बता के जाते हैं, और वो शायद अक्सर मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी का होता भी है। अभी सुदीप, कोई हाल फिलहाल में कोई मैनेजमेंट से आप लोगों का इंटरेक्शन हुआ हो, बड़ा अच्छा स्टॉक मिला हो, वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे खासे हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 2-1 स्टॉक्स बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, एग्रोकेमिकल क्षेत्र पे हमारा ध्यान बहुत दिनों से रहा है। अच्छे मॉनसून है और ओवरऑल एग्रीकल्चर पे सरकार का फोकस है। इसके ज़रिए हम लोगों ने इंसेक्टिसाइड्स का स्टॉक को चुना है। हम लोगों को लगता है करंट लेवल से बहुत अच्छा रिटर्न का शेयर इन्वेस्टर्स को मिलने की संभावना रहेगी। परफॉर्मेंस अच्छा है, वाइड बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और जो कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग का जो अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी लेने के लिए भी कंपनी तैयार है। तो ओवरऑल करंट वैल्यूएशन पे बहुत ही अट्रैक्टिव बाय है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स क्षेत्र जिसका जिक्र अभी हो रहा था, उस पर हमारे 2 अच्छे कंपनीज का हमने चुना है और उसका जिक्र मैं करना चाहूँगा। VRL लॉजिस्टिक्स, जैसे हम लोग जानते हैं कि शेयर बहुत पिट गया था, जो प्रोमोटर है उन्होंने एयरलाइन में निवेश करने की संभावना की घोषणा की थी और उसके ज़रिए शेयर पिट गया था। ये करेक्शन बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, पर अभी भी आई थिंक इट्स स्टिल ए ग्रेट बाय। जीएसटी, नो जीएसटी एंड जीएसटी तो आने वाला है, इसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट VRL को मिलने की संभावना रहेगी।
और एक लॉजिस्टिक क्षेत्र का कंपनी अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स, यहाँ पे भी ध्यान दिया जा सकता है। बेहतरीन कंपनी है। LCL जो सेगमेंट होता है, लेस देन कंटेनर लोड, ये क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर है और ये क्षेत्र में मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं कंपेयर टू अदर सेगमेंट्स। तो यहाँ पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है, GST नो GST। बिल्कुल। प्रदीप, बैंकिंग स्टॉक्स में आप क्या करेंगे, खासकर प्राइवेट बैंक्स में अब तक जो नंबर्स आए हैं उसके बाद? मिहिर, मेरा ये मानना है बैंकिंग सेक्टर में जितनी भी परेशानियां थी अब धीरे धीरे छट रही है, पीछे जा रही है। तो ये तिमाही और अगले तिमाही तक बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। तो स्पेशली क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है और जिस तरह से हम ओपिनियन बना रहे हैं और देख भी रहे हैं कि वास्तव में लोकल डोमेस्टिक इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, तो बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है वो उसको पार्टिसिपेट करेगा ही इस इकोनॉमी के साथ। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक्स एज वेल एज कुछ एक PSU बैंक्स जो कि चीप वैल्यूएशन है और जहाँ पे काफ़ी काम हो चुका है, आई थिंक उसमें जरूर निवेशकों को ध्यान दे के इन्वेस्ट करना चाहिए। और हाँ, समय लॉन्ग टर्म ही रखना चाहिए, कभी भी 1 महीना 15 दिन या 20 दिन के नज़र से नहीं देखना चाहिए। बट आई थिंक बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ मैं स्पेसिफिकली अच्छा मानता हूँ आगे आने के समय के लिए। बिल्कुल। चलिए, तो ये एक सेक्टर है जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। इस बीच सुदीप, ऑलरेडी वी आर एट 8574, तो 8580 का जो लेवल है उसे तो निफ्टी ने ब्रीच कर ही दिया है। आई एम नॉट आस्किंग फॉर एन इंट्राडे व्यू, लेकिन 8500 के नीचे अगर निफ्टी फिसलता है तो देन कहाँ तक इसे फिसलता आप देख रहे हैं? बिकॉज वो दैट सेंस ऑफ यूफोरिया, दैट सेंस ऑफ अ मेजर ट्रिगर कमिंग, वो एक बार जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मार्केट में कई सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जिसमें फ्रॉथ है और अच्छा खासा फ्रॉथ है। लॉजिस्टिक्स इज जस्ट एन एग्जाम्पल। 82-8300 क्या इन लेवल्स तक जाता देख रहे हैं आप मार्केट को? जी, हम लोग का वर्स्ट केस सिनेरियो GST के बाद प्रॉफिट टेकिंग के जरिए जो हो सकता है वहाँ पे हम 8450 का लेवल देख रहे हैं, उसके नीचे जाने की संभावना ज़्यादा नहीं है। मिहिर, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, ग्लोबल लिक्विडिटी का जो फ्लो है वो बरकरार है और हर नीचे के लेवल पे आपको जरूर बाइंग देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, ETF का पैसा बहुत बड़ा आ रहा है, तो एक्सचेंज का इंडेक्स का ज़्यादा नीचे जाने की संभावना शायद नहीं रहेगी, क्योंकि अगर कोई सेक्टर में बिकवाली आती है तो कॉरस्पॉन्डिंग और कोई सेक्टर में खरीदारी देखने को मिलेगी। और जैसे आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में IT में थोड़ा खरीदारी देखने को मिला, और जहां कुछ इकोनॉमी रिलेटेड सेक्टर जैसे स्टील, मेटल में बिकवाली देखने को मिले थे। तो आई थिंक इवेंचुअली ETF का जो इनफ्लो है दैट विल इंश्योर कि इंडेक्स डजंट गो डाउन टू मच। या इस बीच अगर आप देखें, एक बार चलते हैं कुछ और परफॉर्मिंग स्टॉक्स पे जो आज अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव दे रहे हैं। देखिए, अभी उनके कॉम्बिनेशन चेंज नहीं हुए, भले ही मार्केट स्टेल ऊपर हो। आप ये देखिए, इस बीच यूरोसेरेमिक्स काउंटर ठीक ठाक कर रहा है। हिसाब इंडिया को देखिए, ये करीब 4.5% ऊपर है और कुछ काउंटर जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है उसमें एक वी-मार्ट रिटेल, जियोमेट्रिक आज भी अगर आप देखें लगभग 2.5% ऊपर, अच्छी तेज़ी यहाँ पे। JVM ऑटो 148 स्ट्राइक करता हुआ। अगर आप देखें, आपकी स्क्रीन पर आप देखें बाजार को संभालने वाले शेयर्स, HCL टेक्नोलॉजीज है, कोल इंडिया है, टाटा स्टील हल्का सा बैकफुट पे आ गया, लेकिन ONGC अगर आप देखें आज ठीक ठाक कारोबार कर रहा है। और साथ ही साथ 21,925 पे इस वक्त आयशर मोटर्स ये भी ठीक ठाक कर रहा है इस वक्त। सुदीप, एक चीज़ और पूछूं मैं आपको, कुछ ऐसे स्टॉक्स विद इन द बास्केट ऑफ ऑयल एंड गैस स्पेस आपको लगा है थोड़ा सा रिस्की हो गया इन स्टॉक्स लाइक BPCL, HPC, IOC इतने स्ट्रॉन्ग मूव के बाद हिस्टोरिकल हाइज पे, ऑल टाइम हाइज पे, या फिर नहीं आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे? नो डाउट, आपके पास 5, 7, 10% का रिस्क है, उसके बाद मैं जाके देखूँगा, सोचूंगा कि इनको निकालूँ कि नहीं निकालूँ, अभी मैं इसे पोर्टफोलियो में रखूँगा। या फिर आपको इसके कॉन्ट्रेरी रिलायंस में, ONGC में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है? सुदीप जी, देखिए, अगर आप HPCL, BPCL की बात करें तो फंडामेंटली आई थिंक दीज आर गुड स्टॉक्स। बात बिल्कुल सही है कि ऑल टाइम हाई के आसपास काम कर रहा है, पर इसमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी सरकार का जो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग हाउ सब्सिडी विल प्ले आउट इन ए पर्टिकुलर क्वार्टर और इन ए ईयर।
तो बहुत हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है. वी आर ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू मार्केट रिलेटेड प्राइसेस फॉर मोस्ट ऑफ द ऑयल प्रोडक्ट्स. सरकार का कोशिश यही है कि बाकी जैसे केरोसिन और एलपीजी में है वहाँ पे भी बहुत जल्द मार्केट डिटरमाइंड प्राइसिंग हो जाए, और इसके ज़रिए आई थिंक HPCL, BPCL और बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनी का सबसे बड़ा जो बोझ वो हल्का हो रहा है. यहाँ पे मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑयल क्षेत्र की कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जी. तो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस का जो मूवमेंट है उसका असर तो जरूर देखने को मिलेगा. तो आई थिंक फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इवन एट करंट लेवल दीज आर गुड बाइज. इफ यू आर लुकिंग एट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आई थिंक दीज आर नॉट द स्टॉक्स वेयर यू शुड एंटर नाउ. चलिए सुदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पे इंडस्ट्रीज पे रखिए, आपने बहुत बहुत शुक्रिया. इस बीच निफ्टी और आप देखें 857 पे थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर